प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार भाई बहनों, पिछले 2 दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब दिल्ली में हैं और कल पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेता नियुक्त करने के बाद पीयूष गोयल जी स्वयं पवार साहब को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आए थे और नेता बनने के बाद एक कर्टसी कॉल के तहत वो आकर पवार साहब से मिले और जिस तरह से हमेशा से एक परंपरा रही है कि जो सदन का नेता होता है वो सभी दलों के लोगों को मिलकर सहयोग मांगने की बात करता है और उसी उपलक्ष्य में कल पीयूष गोयल जी से पवार साहब की मीटिंग हुई थी। साथ ही उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दफ्तर में एक बैठक हुई जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब, पूर्व रक्षा मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी साहब उस बैठक में उपस्थित थे और उसी बैठक में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिपिन रावत जी भी उपस्थित रहे। जनरल नरवणे साहब भी उस बैठक में थे और सीमा पे जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेके जानकारी सरकार की ओर से दी गई दोनों पूर्व रक्षा मंत्री को और साथ ही साथ उनका जो अनुभव रहा है ऐसी परिस्थितियों को डील करने में उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। और आज देश के प्रधानमंत्री से पवार साहब की मुलाकात टाइम मांगा गया, टाइम तय हुआ और उसके बाद पवार साहब स्वयं जाकर प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय में मिले। उस बैठक में जो एक लिखित मांग थी सरकार के पास, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किए, जिसके कारण बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादित कर आरबीआई को ज़्यादा उसमें अधिकार दिए गए। उदाहरण के तौर पे कि कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स, उनमें अलग अलग तरह की विसंगति है। आज कोऑपरेटिव बैंक जो राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत बनाए जाते हैं, लेकिन जो डिपॉजिटर्स है उनके पैसे को सुरक्षित रखा जाए इसलिए आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंक से जब कोई कर्ज लेता है तो महाराष्ट्र के कानून के तहत 2.5% कंपल्सरी शेयर उनको लेना पड़ता है और जब वो अपने कर्ज की वापसी कर देता है तो उनकी अपेक्षा होती है कि जो अगर किसी ने 10 लाख का कर्ज लिया और 25,000 उसका शेयर कैपिटल है तो उसकी अपेक्षा होती है कि वो शेयर कैपिटल भी उसे वापस मिले। लेकिन नए नियमों से
रिजर्व बैंक के परमिशन बिना वो पैसे आप वापस नहीं दे सकते। इस तरह का नए रेगुलेटरी एक्ट में जो बदलाव किया गया, उस तरह की कंडीशन उसमें डाली गई। साथ ही साथ आज के कानून में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं कि कोई अपना शेयर दूसरे शेयर होल्डर को नए तरीके से बेच पाए या सरेंडर करे, इसी तरह की प्रोविजन है। लेकिन नए नियमों के तहत कोई भी कोऑपरेटिव बैंक के शेयर्स जो शेयर होल्डर है वो किसी को बेच सकता है, इस तरह का प्रावधान किया गया। इससे पूरी तरह से एक डर है, अगर शेयर बेचने का अधिकार दे दिया गया तो कुछ उद्योजकता, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट सारे शेयर खरीदकर बैंकों पे अपना कब्जा बना सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं। इसको लेके प्रधानमंत्री जी से बहुत पहले टेलीफोन पर पवार साहब ने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी की भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण और पवार साहब भी दिल्ली नहीं जा पाए, जिसके कारण आज जो ज्ञापन दिया है पवार साहब ने, वो ज्ञापन मैं आप लोगों को दूंगा। इस पे एक काफ़ी विस्तारित चर्चा हुई और कोऑपरेशन ये स्टेट सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको और डेमोक्रेटिक बनाया गया, उनको स्वायत्तता का अधिकार दिया गया। जो नया रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया है, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट में, जिसके कारण उनकी स्वायत्तता पे एक खतरा है और ये कंसर्न को लेके लिखित ज्ञापन भी प्रधानमंत्री जी को दिया गया। प्रधानमंत्री जी उस पे लोगों से बात करके कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, निश्चित रूप से वे आगे उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इसी विषय पे जब यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब हमने भी गहन चर्चा की थी सारी चीज़ों पे। उसके बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई कि हम अपना बैंकिंग एक्ट कुछ बना सकते हैं क्या, और ये सारे विषय पे कर्नाटक में इसी मामले को लेके कुछ लोग हाईकोर्ट में गए और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पे रोक भी लगाने का काम किया है पिछले सप्ताह में। ये जिस तरह का रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया, उससे बैंक सेक्टर जो कोऑपरेटिव है उसको कहीं ना कहीं एक खतरा है, जिसके कारण पिछले दिनों भी फ़ोन पे बात हुई थी और आज पवार साहब ने स्वयं मिलकर एक ज्ञापन द्वारा सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से रखा। साथ ही साथ जो कोविड की परिस्थिति है, कल प्रधानमंत्री जी ने देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जहां कोविड ज़्यादा पॉजिटिविटी है या ज़्यादा संख्या में देश भर में है, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और मुख्यमंत्री जी ने ये भी मांग की थी कि कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, खास करके धर्मस्थलों को लेके, आयोजनों को लेके या भीड़ भाड़ को लेके। क्योंकि अगर कोई राज्य है, कोई नियम बनाता है, तो उसी राज्य में जो विपक्ष के लोग हैं उसको अलग ढंग से चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। अगर देश में एक नीति बना दी जाए तो हमें लगता है कि कोविड के समय में जो राजनीति हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। पवार साहब ने इस विषय पे भी प्रधानमंत्री जी से चर्चा की कि सभी दल के लोगों को बुलाकर भी कोई ठोस कार्यक्रम बने, नीति निर्धारित हो, और जिस तरह से कई दिनों से लगातार जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो खंडित होता रहा है। केंद्र सरकार ने पहले तो राज्यों को जिम्मेदारी दी, फिर स्वयं जिम्मेदारी ली, लेकिन जिस संख्या में टीके उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। इसको लेके भी पवार साहब के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा हुई और उस पर भी गंभीरता से कोई
एक नीति बनाई जाए, सभी दलों को बुलाकर कोई चर्चा की जाए, इस विषय पे भी चर्चा हुई। ये दो चीज़ें थी जिस पे पवार साहब की मीटिंग आज तय हुई। बहुत दिनों से ये मीटिंग होनी थी। आज समय मिलने के बाद पवार साहब उनसे मिले, लेकिन मीटिंग के बाद बहुत सारे लोग गलत फहमियाँ पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता पवार साहब से मिले इस पार्श्वभूमि पे, या पहले मिले या बाद में मिले। इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं कि पवार साहब और प्रतिपक्ष के नेता महाराष्ट्र विधानसभा के उनके बीच कोई मुलाकात दिल्ली में हुई है। और ये जो सारा घटनाक्रम है, जिस विषय पर प्रधानमंत्री जी से पवार साहब की मुलाकात हुई, ये कांग्रेस के नेताओं की जानकारी में है कि ये बैंकिंग का जो विषय है, जब कांग्रेस के प्रभारी पाटिल साहब पवार साहब से मिलने गए थे 2 मंत्रियों के साथ, उस समय ये सारी चीज़ें बैंक सेक्टर की जो कमियां हैं या जो रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया जिसमें कोऑपरेटिव बैंक संकट में है, ये सारी जानकारी उन्हें भी दी गई और इस विषय पे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे ये भी बताया गया था। और मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पे पहले से बात हुई थी। कोई ये मीटिंग एकाएक हो गई ऐसा नहीं, जो एक गंभीर विषय है उसको लेके मीटिंग हुई और निश्चित रूप से इस मीटिंग के माध्यम से जो मुद्दे उठाए गए, हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी कोऑपरेटिव सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर में जो परेशानियां बैंकों को है उसको गंभीरता से लेंगे और साथ ही साथ जो कोविड को लेके एक नीति तय हो देश भर के लिए, जो मुख्यमंत्री जी ने भी मांग की, पवार साहब ने भी मांग की, और टीकाकरण को लेके भी ठोस कार्यक्रम बने। हम उम्मीद करते हैं दोनों विषय के लिए कोई रास्ता निकलेगा। सोमवार से पार्लियामेंट की बैठक शुरू हो रही है। निश्चित रूप से विपक्ष भी संयुक्त रूप से जो भी कार्यक्रम बनाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की एकजुटता को लेकर सारे मुद्दे, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई हो, टीकाकरण हो, कोविड हो, या जिस तरह से सीमा पे तनाव बना हुआ है, इन सभी विषय पे पार्टी अपनी भूमिका रखेगी। मराठीत पहिले बोलून घेऊ। काल पासून पवार साहेब दिल्लीत असताना देशाचे मंत्री ज्यांना राज्यसभेमध्ये भाजपच्या वतीने नेता करण्यात आलेले आहे, माननीय पीयूष गोयल जी स्वतः पवार साहेबांना भेटण्यासाठी 6 जनपथवर आले होते आणि ती एक सदिच्छा भेट होती। भारतीय संसदीय इतिहासामध्ये एखादा नेता जेव्हा निवडी त्यांच्या होत्या तेव्हा सर्व पक्षांच्या समर्थन त्यांना भेटेल, सुचारू पद्धतीने राज्यसभेचं कामकाज चालेल, त्यासाठी ते सर्व पक्षीय नेत्यांना भेटत राहत आहे। आता पवार साहेब वरिष्ठ असताना त्यांनी स्वतः वेळ घेऊन पवार साहेबांना सदिच्छा भेट दिली आणि जे पार्लमेंटच्या कामकाज असेल त्याच्यात पक्षाच्या कामकाजाला सकारात्मक पाठिंबा राहील अशी मागणी त्यांनी केली आणि निश्चित रूपाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सकारात्मक राज्यसभेच्या कामकाजामध्ये त्या प्रकारची भूमिका ठेवेल, ही चर्चा पीयूष गोयलजी आणि पवार साहेबांच्या बैठकीत झाली। त्यानंतर देशाचे संरक्षण मंत्री माननीय राजनाथ सिंग साहेबांच्या दालनात एक बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये पवार साहेब उपस्थित होते।
पूर्व रक्षा मंत्री या नात्याने, संरक्षण मंत्री या नात्याने त्याला इन्व्हाइट करण्यात आला होता. त्या बैठकीमध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी संरक्षण मंत्री A.K. अँटनी साहेब पण उपस्थित होते. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.